और सुचर मटेरियल के बारे में। मोस्टली सर्जरी के अंदर मेनली दो टाइप के सुचर यूज होते हैं। अगर इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें, एक होता है एब्जॉर्बेबल एंड सेकंड वन इज नॉन एब्जॉर्बेबल। फर्स्ट वन एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। सर्जिकल फील्ड के अंदर मोस्टली टू टाइप का क्लासिफिकेशन सूचर का मिलेगा आपको। इसके अंदर सारे सूचर्स की कैटेगरी इन्वॉल्व हो जाती है। तो एब्जॉर्बेबल वो सूचर होता है जिसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, और नॉन एब्जॉर्बेबल वो होती है जिसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और आपको उसको सर्जरी के बाद कुछ फिक्स टाइम पीरियड के बाद, वो टाइम पीरियड 40 डेज भी हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है और 21 डेज भी हो सकता है, उसके बाद आपको उसको रिमूव करना पड़ता है। उससे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। अब जो एब्जॉर्बेबल सूचर होता है वो मटेरियल ऐसा होता है उसको बॉडी टू टाइप से एब्जॉर्ब करती है। या तो होगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस की एक प्रोसेस होती है, या तो बॉडी उससे एब्जॉर्ब करेगी या फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इसको एब्जॉर्ब करेंगे। सिर्फ दो प्रोसेस से ही कोई भी सूचर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, एक हाइड्रोलाइसिस, एक प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियोलाइटिक तो जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन को, किसी भी प्रोटीन या अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करने में या उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। हाइड्रोलाइसिस से जो होता है वो वाटर सोल्यूबल की तरह होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब जो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं ये मोस्टली आउटर सरफेस पे यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, बट कुछ इसमें एक्सेप्शन है। कुछ हम ये सूचर्स ऐसी जगह भी यूज़ किए जाते हैं जिनमें क्लोजर बहुत लेट होता है या फिर होता ही नहीं है, जैसे फेसिया और ब्लड वेसल्स। तो इनके अंदर जो इंसिजन के बाद जब इनको एनास्टोमोसिस करते हैं तो इनके अंदर नेचुरल क्लोजर नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से इनमें मोस्टली नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ किया जाता है। पर ये सूचर ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर रिएक्शन प्रोवोक नहीं करते हैं, टिश्यू रिएक्शन नहीं करते हैं, तो ये अपने साइड पे रह सकते हैं। जैसे सिल्क हो गया, सिल्क नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल है लेकिन ये टिश्यू रिएक्शन नहीं करता है। ब्लड वेसल के लिए मोस्टली प्रोलिन यूज़ किया जाता है जो भी नॉन एब्जॉर्बेबल है, लेकिन ये टिश्यू रिएक्शन नहीं करता है किसी भी टाइप की। तो सूचर में दो कैटेगरी, एक एब्जॉर्बेबल, एक नॉन एब्जॉर्बेबल। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्बेबल के बारे में। जो एब्जॉर्बेबल कैटेगरी है उसमें कौन कौन से सूचर्स आते हैं। पहले अपन नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एब्जॉर्बेबल सूचर को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर, थोड़ा देखते हैं। जो एब्जॉर्बेबल सूचर है ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और इसको एनास्टोमोसिस किसी भी टिश्यू को या फिर करने के बाद इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है इसको हाइड्रोलाइटिक या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के थ्रू, और ये कोई भी बॉडी में रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए इसको अपन डीप ऑर्गन में करके स्टिच करके और ऊपर से इसको क्लोजर लगा सकते हैं और ये बॉडी में रिमेन रह जाता है। तो जो एब्जॉर्बेबल सूचर की कैटेगरी है उसको अपन देखें। पहले तो
इसका जो ब्रॉड तरीके से देखते हैं वो है, एक तो नेचुरल और सेकंड हो गया सिंथेटिक। कोई भी सूचर होगा वो या तो वो आर्टिफिशियली बनेगा, अगर वो आर्टिफिशियली बना हुआ है तो उसको अपन सिंथेटिक बोलेंगे। अगर वो नेचुरली नेचर ने अपन को दिया है या नेचर से हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, तो उसको अपन नेचुरली में आएगा वो। तो जो नेचुरल जो सूचर होते हैं इसमें एक तो टिश्यू रिएक्शन ज़्यादा होती है, टिश्यू रिएक्शन के चांसेस हाई होते हैं, सिंथेटिक की बजाय इसके अंदर कम होते हैं। और ये थोड़ा लो मॉडिफाइड होता है। ये अगर सिंथेटिक है, ये लैब के अंदर बन रहा है, तो टाइम टू टाइम इसमें अपडेट होता है और ये थोड़ा हाई मॉडिफाइड होता है। अब नेक्स्ट अपन इसमें अगर देखते हैं कि नेचुरल और सिंथेटिक, तो सूचर के दो टाइप, इनमें भी हर एक के अंदर आगे इसका सब जो डिवाइडेशन होगा वो होगा, या तो ये सूचर नेचुरल जो होगा, जैसे अपन को नेचुरल एब्जॉर्बेबल सूचर चाहिए तो वो या तो होगा मोनोफिलामेंट, और या होगा मल्टीफिलामेंट। अब ये क्या भला है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मोनोफिलामेंट क्या है और मल्टीफिलामेंट क्या है। मोनोफिलामेंट के अंदर क्या होता है कि कोई भी सूचर हो, चाहे वो कोई भी फाइबर से बनता है, अगर उसके अंदर एक सिंगल फाइबर यूज किया गया है तो वो होगा मोनोफिलामेंट। और अगर एक से ज़्यादा 3 या 4 फाइबर्स को लेके उनको आपस में ट्विस्ट करके और अगर इस मटेरियल को सूचर को तैयार किया गया है तो ये मल्टीफिलामेंट होगा। अब इसकी बजाय इसमें 3 या 4 फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे से ट्विस्ट रहते हैं, और ये मोनोफिलामेंट होता है जिसमें सिंगल फाइबर्स होता है। अब ये मोनोफिलामेंट है, सिंगल फाइबर है, तो इसके अंदर इसकी सरफेस है वो एकदम क्लियर होगी। तो अगर इसकी सरफेस क्लियर होगी तो इसके अंदर इन्फेक्शन का चांस लो होगा। और ये जब ब्रेडेड सूचर है, इसको 3 या 4 फाइबर्स को या इसके फिलामेंट्स को मल्टी किया गया है, तो इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस के इंगेज्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसमें इन्फेक्शन के चांस हाई रहते हैं, हाई इन्फेक्शन चांस। ये मोनो है, तो मोनो के अंदर एक सबसे इसका डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसकी जो नोट सिक्योरिटी होती है वो पूर होती है। इसकी नोट टाइम के बाद एक लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये नोट सिक्योरिटी ऐसे बोलो कि एक नोट को सिक्योर करने के लिए एटलीस्ट 7 to 8 टाइम इसको नोट देना पड़ता है, या मिनिमम आपको चाहो तो 3 to 4 टाइम आपको नोट करना पड़ेगा उसको। और इसकी नोट सिक्योरिटी हाई होती है। दूसरी चीज़, ये मोनोफिलामेंट है, थोड़ा प्लास्टिसिटी इसके अंदर ज़्यादा होगी, तो ये इसमें प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो ये इसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होगी,
तो ये ये अपने नॉर्मल शेप में, जिस शेप में पैक किया हुआ है इसका, उसमें आने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए इसकी और इसकी मेमोरी होती है। तो ये जिस शेप में पैक्ड है उसी में वापस आएगा नोट लगने के बाद भी। तो इसलिए इसकी नोट सिक्योरिटी कम होती है, और इसमें ऐसा मेमोरी जैसा या प्लास्टिसिटी जैसा कुछ नहीं होता है। ये मल्टी है तो ये फ्रिक्शन करेगा। अगर आपको किसी स्किन से या किसी सॉफ्ट टिश्यू से जो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, या आप इंटेस्टाइन को एनास्टोमोसिस कर रहे हैं, तो आप अगर मल्टी फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं किसी भी टाइप का, जैसे सिल्क है या, तो आप उसको लिग्नोकेन जेली या फिर कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ करके इसको फ्लेक्सिबल करते हैं। फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट करने के बाद ही इसको यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ ये जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको डैमेज करेगा, और उसको फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे नेक्रोलाइज होने के चांसेस, टिश्यू में नेक्रोलाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको हमेशा लुब्रिकेंट के साथ दिया जाता है मल्टी फिलामेंट को। अब ये तो था मोनोफिलामेंट क्या होता है, मल्टी फिलामेंट क्या होता है। जैसे घरों के अंदर जो अपने नॉर्मल घरों में जो क्लॉथ को स्टिच करते हैं, तो उसके लिए जो थ्रेड आता है वो मल्टी फिलामेंट होता है। और शायद जो काइट फेस्टिवल में जो थ्रेड आता है, मांझा बोलते हैं जिसको, वो मोनोफिलामेंट होता है। उसके बारे में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन उसको कट करने के बाद अगर आप मोनोफिलामेंट को अगर कट करोगे और उसको सामने से देखोगे, तो मोनोफिलामेंट को सामने से देखने के बाद सिर्फ एक आपको फिलामेंट दिखाई देगा ऐसे, जैसे आप किसी एक चीज़ को, जैसे मार्कर का है तो इस चीज़ को जैसे आपने कट किया है। लेकिन अगर आप मल्टी को अगर कट करोगे तो मल्टी में आपको 3 से 4 फिलामेंट एक साथ दिखाई देंगे, जो पीछे से ट्विस्ट करते हुए आए होंगे ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे। सॉरी। तो ये था मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट। अब इसमें जो सूचर आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से सूचर मोनोफिलामेंट और मल्टी फिलामेंट के अंदर होते हैं। मोनोफिलामेंट सूचर में अगर अपन देखें, नेचुरल मोनोफिलामेंट एब्जॉर्बेबल सूचर देखें, तो जो मोनोफिलामेंट का नेचुरल सूचर होता है एब्जॉर्बेबल में, वो होता है कैटगट। कैटगट को सीपिया बोविन की इंटेस्टाइन से और इसकी सबम्यूकोजल लेयर से लिया जाता है। कैटगट मोनोफिलामेंट है, इसमें सिंगल स्ट्रेन यूज किया जाता है। कभी कभी क्रोमियम कैटगट में एक से ज़्यादा फिलामेंट ट्विस्ट करके यूज़ किए जा सकते हैं। क्रोमियम कैटगट के अंदर मोस्टली ये तो क्रोमियम एक साल्ट है, क्रोमियम साल्ट यूज़ करते हैं क्रोमियम को प्रिजर्व करने में, वो बात की बात है। पहले प्लेन कैटगट देखते हैं अपन। प्लेन कैटगट स्टार्टिंग का जो कैटगट था वो प्लेन कैटगट था। तो कैटगट जो है, प्लेन कैटगट, सिप और बोविन यहाँ से लिया जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल है। नेचुरल है तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होंगे जो एज ए एंटीजन काम करेंगे बॉडी के अंदर। तो इसकी टिश्यू रिएक्शन जो होगी उसके चांसेस हाई रहेंगे, टिश्यू रिएक्शन के चांसेस इसमें हाई रहेंगे। अब जो अगर इसमें टिश्यू रिएक्शन के चांसेस हाई रहेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस भी स्लाइडली, अगर इन्फेक्शन मतलब अगर टिश्यू चांसेस हाई रहेंगे तो नेक्रोलाइज या फिर जो टिश्यूज़ है उसके ख़राब होने के चांसेस भी हाई रहेंगे। उसके बाद अगर इसमें क्या होता है कि शुरू में जब किया गया था तो एक बोविन के अंदर एक
बोविन, जो बोविन से कैटगट लिया गया था उसके अंदर एक इन्फेक्शन होता था जिसको बोलते हैं बोविन स्पंगिफोरम एनसीफेलोपैथी। बोविन स्पंगिफोरम एनसीफेलोपैथी एक टाइप का न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है बोविन स्पंगिफोरम एनसेफेलोपैथी, शॉर्ट में इसको BSE भी यूज करते हैं। और एक होता है ओप्थेल फीवर। ये दोनों इन्फेक्शन बोविन से कैटगट के थ्रू ह्यूमन में ट्रांसफ़र होने लग गए। तो उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसको बैन करना स्टार्ट कर दिया। तो बैन करने के बाद क्या हुआ कि इसको जब थोड़ा मॉडिफाइड किया गया तो उसके बाद इसको मार्केट में लाए, वो था क्रोमियम कैटगट। क्रोमियम के आने के बाद प्लेन कैटगट को मोस्टली सर्जिकल साइड से हटा ही दिया गया है। क्रोमियम कैटगट एक तो BSE फ्री होता है, बोविन स्पॉन्गिफॉर्म एनसेफेलोपैथी फ्री एंड ओप्थेल फीवर, इन दोनों से ये फ्री होता है। ये दोनों इन्फेक्शन इससे क्रोमियम कैटगट से नहीं ट्रांसफर नहीं होते हैं। दूसरा इसके अंदर एल्कोहल बेस्ड एक क्रोमिक साल्ट यूज किया जाता है। जो क्रोमिक कैटगट होता है उसकी पैकिंग के अंदर ही, ये क्रोमियम कैटगट की अगर पैकिंग है तो इसके अंदर ही क्रोमिक साल्ट फिल करके और उसके बाद इस फ्यूचर को इसमें प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये एल्कोहल से बना होता है। अब जो क्रोमियम कैटगट है इसका नॉर्मल जो एब्जॉर्वेशन का कितने टाइम में एब्जॉर्व हो जाता है, तो नॉर्मल इसका ड्यूरेशन रहेगा 70 से 90 डेज के अंदर। अब कुछ इसमें फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जब नेचुरल है तो सिंपल सी बात है, इसमें प्रोटीन होंगे, तो प्रोटीन होंगे तो अपनी बॉडी इसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से एब्जॉर्व करेगी। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और कुछ कंडीशन में इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 70 से पहले हो जाता है, कुछ में डिले होता है। तो कौन सी कंडीशन में पहले हो जाता है वो देखते हैं। जिस कंडीशन में बॉडी का जो मेटाबॉलिक है, बॉडी मेटाबॉलिज्म जिस कंडीशन में इंक्रीज होता है, बॉडी मेटाबॉलिज्म जिस कंडीशन में इंक्रीज होता है उस कंडीशन के अंदर क्रोमियम कैटगट का एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाता है नॉर्मल टाइम से। वो कौन कौन सी जगह हैं? एक तो कुछ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे अगर कैंसर है तो कैंसर में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि मेटाबॉलिक कैंसर में हाई रहता है तो कैंसर में एब्जॉर्प्शन। एक अगर कोई माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन पेशेंट है तो उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर अपन साइट देखें तो अगर आपने इसको म्यूकोजल में लगाया है या माउथ पे, तो जहाँ पे ब्लड सप्लाई अगर इंक्रीज रहेगी
तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, कैटगट का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जल्दी हो जाएगा नॉर्मल जगह। दूसरी चीज़, जैसे जो जो साइट जिसमें हाई ब्लड सप्लाई है, जैसे माउथ हो गया, वेजाइना हो गई, तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन नॉर्मल टाइम से पहले होगा। एक आ गया क्रोमियम कैटगट। अब जो नेक्स्ट देखेंगे अपन, नेचुरल के अंदर मोनोफिलामेंट में यही है। नेचुरल में अगर आप मल्टीफिलामेंट अगर एब्जॉर्बेबल सुचर देखते हैं अपन, तो वैसे तो बहुत रेयर यूज किया जाता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में अगर मल्टीफिलामेंट नेचुरल अगर होते हैं तो कुछ कोलेजन्स यूज किए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स सर्जरी साइड में जो यूज किए जाते हैं, उनको अगर कुछ मल्टी या ट्विस्ट करके अगर यूज किया जाता है तो वही हो सकता है। अदरवाइज मल्टी फिलामेंट में कॉमनली यूज होने वाले नॉर्मल सूचर नहीं है इसमें, एब्जॉर्बेबल में। दूसरा अपन सिंथेटिक बात करते हैं। एक साइड अपनी कंप्लीट हो गई, अपने अभी तक देखा एब्जॉर्बेबल के अंदर नेचुरल में मोनो और मल्टी दोनों कवर हो गए। दूसरा अपन ये टॉपिक रहा है सिंथेटिक का। तो जो सिंथेटिक में जो एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक जो होता है, सिंथेटिक वही है नेचुरल के जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर जो नेचुरल में जो कमियां थी, जो टिश्यू रिएक्शंस थे, उनको यहाँ पे हटाया गया है। सिंथेटिक में सबसे पहले एब्जॉर्बेबल सुचर में सिंथेटिक में आता है। पहले अपन बात करते हैं मोनोफिलामेंट में। मोनोफिलामेंट में कौन कौन से होते हैं? मोनोफिलामेंट में एक तो हो गया मोनोक्रिल, पहला तो। दूसरा हो गया पीडीएस। दो सूचर तो ये हो गए मोनोफिलामेंट के अंदर। अब अगर मल्टीफिलामेंट की बात करें, मल्टीफिलामेंट में आ गया वाइक्रल, मोस्ट कॉमन सूचर। मल्टीफिलामेंट में वाइक्रल, मोस्ट कॉमन सूचर। सेकंड आ गया डेक्सोन। है तो ये वाइक्रल जैसा ही, लेकिन कुछ जो कोपॉलीमर्स की चेन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। और ये जो माइक्रो सर्जरीज होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है डेक्सोन। ये सूचर्स सिंथेटिक में सर्जरी फील्ड में खूब अच्छी तरीके से यूज किए जाते हैं ये सूचर्स का। सबसे पहले देखते हैं मोनोक्रिल। जो मोनोक्रिल सूचर है, ये मोनोफिलामेंट है। तो सिंपल सी बात है, इसका फिलामेंट एक होगा। मोनोफिलामेंट है तो फिलामेंट एक होगा, तो इसके अंदर एक तो नॉट सिक्योरिटी का इश्यू रहेगा। दूसरा, इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस तो लो, इन्फेक्शन के चांस, ये एडवांटेज रहेगा इसका। अभी इसमें कंपोजिशन क्या होती है, किस चीज़ का बना होता है, ये चीज़ देखते हैं। तो जो इसका जो कंपोजिशन होती है,
मोनोफिलम मोनोक्रिल, वैसे तो मार्केट में मोनोक्रिल के नाम से आता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां डिफरेंट डिफरेंट नाम से बनाती है इसका। इसका जो कंपोजिशन रहती है वो होती है पॉली पॉलीग्लियो कैप्रोल, पॉलीग्लियो कैप्रोल। पॉलीग्लिकेप्रोल, इसको देखते हैं। एक तो हो गया पॉली, इसका अंदर कोपॉलीमर्स हो गए इसके अंदर। दूसरा कैप्रोल, इन चीज़ की कंपोजिशन इनसे मिलकर बनता है। तो इसकी जो कंपोजिशन रहती है ये मोनोक्रिल 25 के नाम से भी आता है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो होती है, इसमें कोपॉलीमर्स ऑफ ग्लाइकोलाइड एंड copolymers of glycolide and epsilon कैप्रोलैक्टोन, ये कंपोजिशन होती है। इन दोनों से मिलकर ये बनता है कोपॉलीमर्स, ये ग्लाइकोलाइड्स एंड एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टोन। इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 100 डेज का, कंप्लीटली एब्जॉर्ब। लेकिन आप इसको 14 डेज पे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन ये स्किन क्लोजर में काम आता है। इसके डर्मिस स्टिच होता है, कंटिन्यूस लगाते हैं मोस्ट कॉमन, क्योंकि ये मोस्टली ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसके बाद इसका जब इसको रिमूव करते हैं 14 डेज पे, तो स्टाइल गोज से रिमूव किया जाता है। मोस्टली पार्ट इसका डिजोल्व हो जाता है। जैसे इंसिजन है, इंसिजन में ये अंदर की तरफ लगा हुआ है, इधर छुड़ा हुआ है, स्टाइल गोज से आप यहाँ से प्रेस करके इसको खींचोगे तो जो पार्ट बचा हुआ है वो बाहर रिमूव हो जाता है, निकल जाता है। ये फाइन क्लोजर के लिए स्किन क्लोजर में यूज़ किया जाता है। 100 डेज इसका नॉर्मल जो ड्यूरेशन रहेगा एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीडीएस की। मोनोक्रिल के बाद जो मोनोफिलामेंट आता है सिंथेटिक में, वो आता है पीडीएस।
पीडीएस होता है पॉली डाई एक्जेनोन, पॉली डाई एक्जेनोन पीडीएस। पॉली डाई एक्जेनोन, तो पॉली तो इसका मतलब बहुत सारे पॉलीमर्स यूज होंगे इसमें। पॉली डायो एक्जेनोन, ये कंपोजिशन होती है इसकी पीडीएस की। इसका जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन डेज रहता है इसका, वो रहता है 200 डेज। एब्जॉर्बेबल है ये, और एब्जॉर्बेबल है, और एब्जॉर्बेबल है, यूज किया जाता है कार्डियक सर्जरी में, और कार्डियक होगी, पीडियाट्रिक होगी, पीडियाट्रिक सर्जरी में इसका मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है। और जनरल सर्जरी में इसको जो पेरिटोनियम होती है, पेरिटोनियम लेयर को स्टिच करते हैं। और इसमें बस नोट सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है। एटलीस्ट आपको 7 to 8 नोट या इससे भी ज़्यादा आपको देनी होती है। और जो पेरिटोनियम के लिए यूज़ करते हैं तो वो लूप में आता है, लूप पीटीएस, यानी ये एक नीडल लगी हुई है, नीडल के अंदर यहाँ से थ्रेड टाई करके ऐसे वापस लाके इस थ्रेड को यहाँ नीडल में अटैच होता है। तो ऐसे करके ये इसका पीछे के दोनों एंड फ्री नहीं होते हैं, तो इससे लूप बन जाती है। और ये लूप पीडीएस के रूप में भी आता है और फ्री में भी, यानी सिंगल स्ट्रैंड में भी आता है। तो पेरिटोनियम के लिए लूप वाला यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसका जो एब्जॉर्प्शन डेज रहता है वो 200 दिन का रहता है। उसके बाद आ गया मल्टी फिलामेंट में, सिंथेटिक में मल्टी फिलामेंट। मोस्ट कॉमन सुचर वाइक्रल। वाइक्रल के अंदर जो वाइक्रल की जो कंपोजिशन रहती है वो वाइक्रल आता है पॉली ग्लाइक्टिन 910, इस कंपोजिशन से मोस्टली मिलता है। तो और ये इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोलाइड जो होता है वो होता है 90%, और लेक्टाइड होता है वो होता है 10% लेक्टाइड और 90% ग्लाइकोलाइड। इन दोनों की कंपोजिशन से पॉलीग्लाइक्टिन 910 यानी 9110 जीरो बनता है, और जीरो बना के और फिर वाइक्रल का सिंथेसिस होता है। वाइक्रल मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला सुचर है, मोस्ट कॉमन यूज़ होता है ये। और इसमें जो वाइक्रल की जो एब्जॉर्प्शन का टाइम रहता है, नॉर्मल जो एब्जॉर्प्शन ड्यूरेशन रहता है, इसका ड्यूरेशन जो रहेगा, एब्जॉर्प्शन का ड्यूरेशन वो रहेगा 56 to 70 डेज। हाइड्रोलाइसिस से एब्जॉर्प्शन होगा, ड्यूरेशन इसका 56 to 70 डेज इसका ड्यूरेशन रहता है। और यानी अगर इसका मीडियम देखें तो 60 डेज में ये एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाइक्रल में भी अब इसका मॉडिफाइड वर्जन आने लग गए हैं। एक तो वाइक्रल आता है, वाइक्रल प्लस आता है, और एक आता है रैपिड वाइक्रल। वाइक्रल आता था पहले, उसके 16 डेज रहता था
और इसकी अगर 14 डेज पे देखें तो इसकी 50% स्ट्रेंथ बचती थी, इसकी 50%, नॉर्मल वाइक्रल की 50% स्ट्रेंथ बचती है। ये मल्टी फिलामेंट होता है, एब्जॉर्बेबल है, फ्रिक्शन कोज करता है, तो आपको इसको लुब्रिकेंट या वाटर में डिप करके देते हैं इसको। और इंटरनल जो भी है स्मूथ मसल हो गए, उनको एनास्टोमोसिस करने में इसका यूज़ किया जाता है। सबक्यूटेनियस लगाना है तो वाइक्रल से, सबक्यू वाइक्रल से लगता है, मसल स्टिचिंग वाइक्रल से होती है। अलग अलग साइज़ के आते हैं ये। और इसके बाद जो वाइक्रल है, वाइक्रल के अंदर अब एक वाइक्रल रैपिड नाम से आता है। वाइक्रल रैपिड में क्या होता है कि जो वाइक्रल रैपिड है, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अर्ली होता है, हाई एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है इसका। ये मोस्टली 14 डेज पे 75% तक एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी जो नॉर्मल जो वाइक्रल था, अगर नॉर्मल वाइक्रल 14 डेज पे 50% हो रहा था, तो ये 14 डेज पे 75% हो जाता है। और ये 50% एब्जॉर्प्शन ओनली विद इन 5 डेज हो जाता है। इसको मोस्टली चाइल्ड के अंदर यूज़ किया जाता है। जिन बच्चों चाइल्ड में यूज़ किया जाता है, यानी जो बच्चे अगर स्टिच रिमूव नहीं करवा सकते हैं या तो उनमें यूज़ करके छोड़ देते हैं, अपने आप डिजोल्व हो जाता है। और ऐसी साइड पे भी यूज़ करते हैं, फेस पे मोस्टली करते हैं। फेस पे भी जहाँ पे रिमूव करने की ज़रूरत ना हो और डिजोल्व हो जाए, हाई ब्लड सप्लाई रहती है फेस पे, तो वैसे भी फेस या चाइल्ड के अंदर इसका मोस्टली यूज़ करते हैं। वाइक्रल रैपिड स्किन क्लोजर में यूज़ किया जाता है, स्किन क्लोजर, क्योंकि जिस स्पीड से ये एब्जॉर्ब होता है, अंदर का कोई भी मसल, मोस्टली मसल या सबक्यूटेनियस इतनी जल्दी एनास्टोमोसिस नहीं होती है, जुड़ती नहीं है इतनी जल्दी, तो मोस्टली स्किन में ही यूज़ किया जाता है। यानी फेस की स्किन होगी या बच्चों के अंदर जिसमें ब्लड सप्लाई फेस पे फुल हेल्दी रहती है, तो उनमें ज़्यादा दिन तक क्लोजर की जरूरत नहीं होती है, तो 5 डेज तक 50% रहता है, तब तक उनमें शुरू हो जाता है। तो ये वाइक्रल रैपिड के नाम से आता है। इसकी ये खासियत है, जल्दी रैपिड मतलब फास्ट ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके बाद एक और आता है वाइक्रल रैपिड प्लस के नाम से। जो वाइक्रल रैपिड प्लस है, ये रैपिड एब्जॉर्प्शन तो है इसमें, प्लस इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है। यानी आपको क्लोजर करने के बाद ऊपर अलग से कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। वाइक्रल प्लस, रैपिड प्लस में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है इसकी। ये था वाइक्रल क्लोज। इसका एब्जॉर्प्शन वगैरह सब सेम रहेगा वाइक्रल रैपिड के जैसा ही, बस ये प्लस में इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसकी ऐड हो गई है। इसके बाद जो है वो है डेक्सोन। डेक्सोन कोलिक ग्लाइकोलिक एसिड इसकी कंपोजिशन होती है। एब्जॉर्प्शन इसका सेम रहेगा, 56 to 70 डेज रहेगा। सबकी और उन चीज़ों में यूज़ होता है। प्लस इसमें माइक्रो सर्जरी
माइक्रो सर्जरी यानी ऑप्थेल, इन जो भी माइक्रो सर्जरीज होती हैं उनमें इसका डेक्सोन का यूज़ किया जाता है। ये थे एब्जॉर्बेबल सूचर, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक में भी दोनों, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। थोड़ा नॉर्मल बात कर लेते हैं सूचर का स्टेरिलिटी के बारे में। तो जो सूचर की जो स्टेरिलिटी है, एक तो जो सूचर के टैग मिलेगा वो मिलेगा राउंड बॉडी, कटिंग बॉडी और टेपर कट। ये नीडल का टाइप है। इस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें नीडल के बारे में मैंने कंप्लीट बताया उसमें। तो ये राउंड बॉडी, कटिंग और टेपर ये रहेगा नीडल का। उसके बाद उसमें एक सर्किल और दिखाते हैं, 3/8 सर्किल, 2/8 है, 3/8 है, ये 2/8 है। तो ये इसके बारे में भी, इसमें जो जितना जो नीडल का जो ये राउंड होता है वो कितनी कॉनकेव शेप में है उस पर डिपेंड करता है। 3/8 की, 2/8 की, 2/8 की मोस्टली स्ट्रेट सी रहती है, यानी आपको सुपरफिशियल लेयर स्टिचिंग करनी है तो 2/8, अगर आपको डीप किसी कैविटी के अंदर स्टिचिंग करनी है तो आपको 3/8 की मोस्टली यूज़ करनी होती है। और 4/8 की तो हाफ हो गई। ये भी अगर आपको डीप किसी कैविटी में अगर सूचरिंग करनी है तो आपको इजली ये बाहर आ जाती है दूसरे टिश्यू को प्रिक किए बिना, इसलिए ये हाफ की यूज़ करते हैं। ये हो गया नीडल का टाइप। नीडल कौन कौन सी इनके सूचर के साथ, और अलग से तो नीडल आजकल यूज़ करना बंद हो गया है, सूचर के साथ ही अटैच्ड नीडल आती है। इसके बाद जो होगा वो है कि इसकी स्टेरिलिटी कैसे। तो मोस्टली ये जो गैस होती है, थाइलिन ऑक्साइड, इससे स्टेरिलिटी होती है, या फिर गामा रेज, इसमें मोस्टली कैटकट, बाकी मोस्टली की ईओ गैस से स्टेरिलिटी होती है। ईओ गैस से स्टाइल होते हैं। बाकी इसका साइज रहेगा, सूचर का साइज 20, 10। ये उस वीडियो में मैंने पहले जो वीडियो बनाया था नीडल का या सूचर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में, तो उसमें ये डिटेल में है। वैसे यहाँ पे बता देता हूँ। 0 एक बेसिक साइज लिया था। उसके बाद अगर ये किसी भी नीडल का साइज बढ़ रहा है तो वो 1, 2, 3 इधर नीडल का साइज बढ़ता गया, और 10, 20, 30 इधर कॉलम वाइज साइज डिक्रीज होता जाएगा। इधर बढ़ता जाएगा। ये बस ये समझ लो कि 0 से -1 किया, 0 से -2 किया तो नीडल का साइज शॉर्ट होता जाएगा। जितनी शॉर्ट नीडल होगी, शॉर्ट स्ट्रक्चर में या फाइन सर्जरी में यूज़ होगी, बड़ी मसल्स को स्टिच करने में यूज़ होगी। और जो कटिंग, रिवर्स कटिंग राउंड बॉडी है, तो कटिंग इजीली टिश्यू से रिमूव हो जाती है, तो स्किन क्लोजर के लिए कटिंग नीडल यूज़ की जाती है। राउंड, सॉफ्ट और डिलीशियस जो टिश्यू होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Now we are discussing about non-absorbable सर्जिकल सूचर। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, नॉन एब्जॉर्बेबल, जिसका एब्जॉर्प्शन बॉडी द्वारा नहीं होता, उन सूचर्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे।
नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर में वैसे ही एब्जॉर्बेबल सुचर की तरह दो कैटेगरी सब कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहले वही मेनली अपना नेचुरल, सेकंड वन सिंथेटिक। पहला नेचुरल, सिंथेटिक। नेचुरल वो है जो नेचर से प्राप्त होता है, सिंथेटिक वो है जिसका आर्टिफिशियली रूप से किसी केमिस्ट या किसी कंपोजिशन के द्वारा उसका निर्माण होता है, कि मतलब आर्टिफिशियली रूप से उसको तैयार किया जाता है, नेचुरली और सिंथेटिक। नेचुरल में दो सुचर्स आते हैं, एक तो हो गया मोनोफिलामेंट, मोनोफिलामेंट नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। मोनोफिलामेंट नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर। मोनोफिलामेंट नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर में पहला आता है नायलॉन। नायलॉन नेचुरल। और उसके बाद पहला था नायलॉन, फिर इसका ही मल्टी फिलामेंट में मल्टी फिलामेंट नेचुरल मल्टी फिलामेंट के अंदर आ जाता है सिल्क, मोस्ट यूज्ड सुचर है ये। और सिल्क के जो कोलेजन्स होते हैं, उसको जो बॉडी होती है उसके टिश्यूज रिएक्शन नहीं लेते हैं उस पर, तो इसलिए इसको बॉडी में अंदर भी अगर आप इसको फ्री टाई करके भी अगर किसी ब्लड वेसल को या किसी साइड को अगर छोड़ना चाहते हो तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिवली एब्जॉर्ब भी होना स्टार्ट हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद अपना एक इलेक्ट्रिक स्कार छोड़ देता है उस साइड पे। मतलब एक इमीडिएट एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन बहुत 10-15 साल बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये है सिल्क मल्टी फिलामेंट। मोनोफिलामेंट नायलॉन हो गया, और मल्टी फिलामेंट में सिल्क आ गया। और अब अपन उसके नायलॉन के बारे में डिटेल में देखेंगे। एक नायलॉन होता है और उसके बाद सिंथेटिक में आ जाता है, नायलॉन का जैसा ही एथिनॉल होता है। तो जो इसमें नेचुरल में मोनोफिलामेंट में नायलॉन एक तो प्लास्टिसिटी होती है इसकी, दूसरा नॉट सिक्योरिटी नहीं होती है, वही नॉट सिक्योरिटी नहीं होती है, प्लास्टिसिटी हाई होती है। तो ये इसमें याददाश्त होती है, और ये अपनी जो पैक्ड शेप है, पैक्ड शेप में रिटर्न होने की ट्राई करता है, तो इसलिए पर इसकी होल्डिंग इजीली होती है, होल्डिंग इजी है इसकी, ये इसका बोनस पॉइंट है। और एक इसका बोनस पॉइंट ये है कि ये मोनोफिलामेंट है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं, लो इन्फेक्शन। चांस है ना, डिक्रीज इसका, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस इसके कम हैं, क्योंकि ये मोनोफिलामेंट है। अगर ब्रेडल होता तो ये मतलब इसमें बहुत सारे फिलामेंट्स अगर टाई होते हैं, तो इसमें बैक्टीरिया वायरस के ग्रो करने के चांसेस हैवी रहते हैं। ये है इसका जो यूज़ होता है मोस्टली, मोनोफिलामेंट नायलॉन का जो यूज़ होता है वो स्किन क्लोजर में किया जाता है। और अगर नायलॉन को अपनी साइड पे छोड़ दिया जाए तो ये प्रोग्रेसिवली
एवरी ईयर, मतलब ये अगर इसकी साइड पे छोड़ दिया जाए तो 10% के लगभग ये पर ईयर के हिसाब से एब्जॉर्ब होना भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल है और डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। दूसरा आता है इसका ही मोनोफिलामेंट नायलॉन हो गया, और जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है इसका स्किन क्लोजर में। इसके बाद आता है मल्टी फिलामेंट। इसका मल्टी फिलामेंट में सर इसका अपन एग्जांपल लेते हैं सिल्क, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है सर्जरी के अंदर। ये नीडल के साथ भी आता है और ये विदाउट नीडल भी आता है। विदाउट नीडल फ्री टाइम, मतलब विदाउट नीडल आता है फ्री टाई के रूप में। सिल्क के बारे में देख लेते हैं। सिल्क एक तो मल्टी फिलामेंट है, सेकंड इसमें टिश्यू रिएक्शन नहीं होता है, तो आप इसको बॉडी के अंदर भी ब्लड वेसल वगैरह को टाई कर सकते हो। वैसे तो ये नॉन एब्जॉर्बेबल है, बट प्रोग्रेसिवली ये एब्जॉर्ब होना भी, एब्जॉर्प्शन भी इसमें स्टार्ट हो जाता है। और इसके एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये अपनी जो टाई की जो साइट होती है, साइड पे ये एक इलेक्टिव स्कार छोड़ देता है। इलेक्टिव स्कार छोड़ देते हैं। उसके बाद इसका जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है वो इंटेस्टाइन एनास्टोमोसिस, और ये मल्टी फिलामेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। स्ट्रॉन्ग इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, ब्लड वेसल को टाई कर सकते हैं, ब्लड वेसल्स को टाई कर सकते हैं। ब्लड वेसल्स को टाई बिकॉज ये मल्टी फिलामेंट है तो इसमें नोट सिक्योरिटी अच्छी होती है, नोट सिक्योरिटी इसकी हाई रहती है, तो इसको टाई के रूप में यूज किया जा सकता है। इसकी ब्लड वेसल्स को टाई करने के रूप में यूज किया जा सकता है। इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस होता है, ब्लड वेसल को टाई करने के रूप में यूज कर सकते हैं इसको। और इसको ये मल्टी फिलामेंट है तो ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। अब स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको कोई भी ड्रेन या फिर कुछ भी जो लवाज के लिए अगर आपने फिक्स किया है तो उसको भी आप इसको फिक्स करने के भी पर्पज से यूज कर सकते हो। अब जब ये मल्टी फिलामेंट है तो मैंने पहले भी बताया था कि मल्टी फिलामेंट जो होता है उसमें बहुत सारे जो फिलामेंट्स मिलके उस सुचर का निर्माण होता है। तो इसमें फ्रिक्शन रहता है, तो इसको आप लुब्रिकेंट के साथ यूज़ करते हैं ताकि ये जो इसका फ्रिक्शन है ये ब्लड वेसल्स या जो भी आप जो एक स्मूथ स्ट्रक्चर अगर आप स्टिक कर रहे हो तो उसमें टीयरिंग वगैरह ना करें। टीयरिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और टीयरिंग और साथ में फ्रिक्शन से उस टिश्यू का
नेक्रोलाइज होने से बचाया जा सकता है अगर आप उसको लुब्रिकेंट के साथ देते हैं तो। ये इसके हो गए यूजेस। और साइज़ मोस्टली हर साइज़ में ये अवेलेबल होता है। निडल भी इसकी वही है, कटिंग राउंड बॉडी टेपर्स में यूज़ किया जाता है ये। और इसके बाद इधर का तो ये नेचुरल में तो कंप्लीट है। सिंथेटिक देख लेते हैं एक बार, नॉन एब्जॉर्बेबल का सिंथेटिक देख लेते हैं। जो नॉन एब्जॉर्बेबल का सिंथेटिक है, सिंथेटिक पार्ट में सबसे पहले देखते हैं मोनोफिलामेंट। मोनोफिलामेंट नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर है। सिंथेटिक, सिंथेटिक में मोनोफिलामेंट। मोनोफिलामेंट में एक तो आ गया एथिनॉल। एथिनॉल बिल्कुल ये नायलॉन के जैसा है, बस ये नेचुरल है, ये सिंथेटिक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। बिल्कुल नायलॉन के जैसा है, ये आर्टिफिशियली रूप से तैयार किया गया, ये नेचुरल है। तो ये बॉडी में प्रोग्रेसिवली एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं होता इसमें। इसको स्किन क्लोजर के लिए यूज किया जाता है, मोस्टली स्किन क्लोजर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो मोनोफिलामेंट है तो आप इसको कोई भी फाइन स्ट्रक्चर या ब्लड वेसल्स वगैरह जिसमें लॉन्ग टाइम तक चाहिए तो बहुत रेयर चांस है यूज़ होने में। बाकी मोस्टली स्किन क्लोजर के लिए इसका यूज़ होता है एथिनॉल का। एथिनॉल के एथिनॉल वही है ना, मोनोफिलामेंट है तो इसकी नोड सिक्योरिटी कम है इसकी, एकदम प्लास्टिसिटी हाई है। प्लास्टिसिटी हाई है इसकी, तो इसमें मेमोरी भी है अपनी पैक्ड शेप में जाने की। और इस वजह से इसमें नोड सिक्योरिटी पूर की वजह से इसको स्किन क्लोजर में यूज़ किया जाता है। और इसके बाद जो आजकल एक स्विचर चल रहा है वो है नोवाफिल। नोवाफिल ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड स्विचर है, मतलब मोनोफिलामेंट है ये मोनोफिलामेंट है, नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर है, मोस्टली स्किन क्लोजर में यूज़ किया जाता है। मोस्टली स्किन क्लोजर में यूज़ किया जाता है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि अगर बॉडी में अगर इसको स्टिच कर दिए और अगर एब्डोमेन को क्लोज कर दिया और इसमें अगर स्वेल हो रही है तो इसमें इतनी वो होती है इसकी, मतलब इसका जो फीचर ये भी है, इसका एडवांस फीचर ये है कि ये स्वेलिंग के साथ अगर इसको स्पेस चाहिए तो ये इस पर प्रेशर नहीं आने देगा, इसके साथ ये खुद लूज हो जाएगा। यानी ये अगर इसका इलास्टिसिटी की तरह होता है, ये जब स्वेल होता है स्पेस चाहिए तो ये खुद डायलेट होके और स्पेस दे देता है, और जब स्वेलिंग रिमूव होती है तो उसके बाद अपनी प्रॉपर शेप में वापस आ जाता है। दूसरी चीज़ ये इसकी नोट सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है उसकी बजाय, एथिनॉल नायलॉन की बजाय नोट सिक्योरिटी अच्छी है इसकी। और ये स्किन क्लोजर में भी यूज्ड होता है, अब स्किन क्लोजर में यूज होता है ये। नेक्स्ट अपना जो स्विचर रहेगा वो रहेगा मल्टी फिलामेंट। इसमें तो आ गया ये एथिनॉल और ये चीज़ें हैं बस।
इसमें नेक्स्ट आता है प्रोलिन, मोनोफिलामेंट का। ये मोस्ट कॉमन सूचर यूज किया जाता है प्रोलिन। एक को नोवा फिल का जो कंपोजिशन है वो है पॉलीबुटेस्टर। ये इसकी कंपोजिशन है पॉलीबुटेस्टर। इसके बाद अपन नेक्स्ट मोनोफिलामेंट देखते हैं प्रोलिन। प्रोलिन में पॉलीप्रोपाइलिन इसकी कंपोजिशन है। पॉलीप्रोपाइलिन इसकी कंपोजिशन है। मोस्टली स्किन क्लोजर में काम दिया जाता है। ब्लड वेसल का एनास्टोमोसिस किया जाता है। मोनोफिलामेंट है और ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर डाइड होता है ये। और स्किन क्लोजर और इन्हीं में यूज किया जाता है पॉलीप्रोपाइलिन प्रोलिन। वेस्कुलर सर्जरी में मोस्टली यूज किया जाता है। इसके बाद आता है मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट में जो सूचर है वो है, मल्टीफिलामेंट में पहला तो आ गया एथिबॉन्ड, वो था एथिनॉल, वो एथिनॉल था जो नायलॉन के जैसा था। ये एथिबॉन्ड है, ये मेड फ्रॉम पॉलिस्टर। फुली स्ट्रॉन्ग और मोस्टली लिगामेंट टीयरिंग हो गई या किसी चीज़ का जैसे ब्लड वेसल्स या कुछ टाई हुआ तो उस चीज़ के लिए या इसको यूज किया जाता है। पॉलिस्टर होता है, एथिबॉन्ड लार्ज साइज का होता है। मल्टीफिलामेंट है, सिंथेटिक है, पॉलिस्टर से बनता है ये। इसके बाद जो अपन यूज करते हैं, एक फाइबर वायर आता है, मल्टीफिलामेंट है वो भी, फाइबर वायर के नाम से आता है। पॉलिस्टर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो फाइबर वायर। मल्टीफिलामेंट है और ये लिगामेंट स्टिच में यूज किया जाता है और वही उसकी एथिबॉन्ड की तरह स्टर्नम सर्जरी, स्टर्नम को स्टिचिंग हो गया, स्टर्नम रिब्स का स्टिचिंग हो गया, लिगामेंट को हो गया, इन सब को फिक्स लॉन्ग टाइम तक अगर फिक्स करना है तो इन सब में यूज किया जाता है। प्रोलिन नॉन एब्जॉर्बेबल है। ब्लड वेसल्स की जो हीलिंग है वो उसके नेवर भी हो सकती है और बहुत लॉन्ग टाइम लगती है, लॉन्ग टाइम बाद होती है, तो इसलिए इनमें नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लिया जाता है। और वो भी मोनोफिलामेंट इसलिए लेते हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए और लॉन्ग टाइम तक स्टेबिलिटी रहे, उसमें आपस में बाइंड करके रहे। थोड़ा सूचर के बारे में देख लेते हैं। जो
सूचर जो मेथड होता है, जो सूचर के बेसिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो सिंपल, इंटरप्टेड सूचर, इसमें स्पेस पूछ लेते हैं, इंसिजन से कितना स्पेस, तो जो इसका ये इधर से आप नीडल प्रिक करोगे, इधर निकालोगे और इसको टाई कर दोगे, सिंगल में अगर आप यहाँ टाई कर दोगे तो सिंगल इंटरप्टेड सूचर होगा। सिंगल इंटरप्टेड सूचर में आपको जो इसका ये स्पेस जो रहता है, इसका जो ये स्पेस रहता है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये रहता है 0.5 सेंटीमीटर का। सिंपल इंटरप्टेड में 0.5 सेंटीमीटर का। आपको अगर ये देखें तो ये स्किन का एपिडर्मिस है, ये स्किन का एपिडर्मिस है, यहाँ से आप नीडल इंसर्ट करोगे और ये स्पेस 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ से आप नीडल इंसर्ट करोगे, यहाँ से आप निकाल दोगे नीडल को। तो ये जो आपने जो डीप जो गए हो टिश्यू के अंदर या नीचे सबक्यूटेनियस तक तो नहीं जाते, लेकिन जो स्किन के अंदर आप जो डीप गए हो वो भी 0.5 सेंटीमीटर जाना है। और नेक्स्ट वाले जो इंसिजन से ये इंसिजन है, स्किन का मार्जिन है, यहाँ से इस जगह तक आपको भी 0.5 सेंटीमीटर से निकालना है। तो ये हो जाएगा इंसिजन से 0.5 इधर, 0.5 इधर और 0.5 डी, यानी ये 0.5 और 0.5। इंटरप्टेड सूचर में ये स्पेस रखते हैं, ज़्यादा टाई भी नहीं करते हैं और लूज भी नहीं छोड़ना था, लूज छोड़ोगे तो स्कार बनेगा, टाई करते हैं तो नेक्रोलाइज हो जाएंगे टिश्यू। इसमें जो निडल्स यूज़ की जाती है स्किन क्लोजर में मोस्टली कटिंग यूज़ की जाती है, कटिंग बॉडी, बट कटिंग की जगह राउंड रिवर्स कटिंग अगर यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि कटिंग के अंदर इस साइड जो अंदर की साइड है, जो मतलब इन स्किन और निडल के बीच का जो स्पेस है, इस साइड इसका शार्प शार्प साइड रहती है, एक शार्प एंगल रहता है। तो ये इसके बाद जब ये निकलती है तो यहाँ से सूचर बाहर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, टीयरिंग करके इस स्किन को टीयरिंग करके सूचर टाई के बाद बाहर आने के, इसलिए रिवर्स कटिंग में नीचे की साइड होता है तो ये सूचर इधर स्पेस अच्छा मिल जाता है। कटिंग के अंदर ऐसे ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगुलर, ये रिवर्स कटिंग के अंदर होगा ट्रायंगुलर, और ये कटिंग में अगर उसको काट के देखें नीडल को तो ऐसा ट्रायंगल, ये तीन साइड इसके ये शार्प होती है, ये भी कट करती है। ये हो गया इसका। अब इसके बाद जो होता है वो ये है कि ये हो गया स्किन क्लोजर का। स्किन अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एक जो दूसरा सूचर का टाइप होता है, मैट्रेस। से रिंकल मिलाने होते हैं। सबसे पहले आप मिडिल में स्टिच करोगे, दोनों एनास्टोमोसिस अच्छा होगा, उसके बाद दोनों एंड पे स्टिचिंग करके फिक्स करके उसके बाद बाकी की जो स्टिचिंग होती है वो की जाती है।
इसमें ना लूज ना टाई, और बस यही है। और उसके बाद जो सिंपल इंटरप्टेड के बाद मैटर्स सूचर लिए जाते हैं, वर्टिकल मैटर्स। तो जो वर्टिकल मैटर्स सूचर है उसमें क्या है कि आपको सबक्यूटेनियस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा डीप होता है, उसमें आप डीप तक ले सकते हो। तो जैसे ये इंसिजन है, तो इंसिजन से आप 1 सेंटीमीटर इधर से स्टार्ट करोगे, आप 1 सेंटीमीटर इसमें डीप जाओगे, और 1 सेंटीमीटर आपको डीप जाना है, 1 सेंटीमीटर। और ये आपकी नीडल निकल गई 1 सेंटीमीटर डीप जाके, ये आपकी नीडल निकल गई, इधर से इंसर्ट हुई, इधर से इंसर्ट होगी, इधर निकल गई। ये स्पेस भी आपका 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका मेथड ये रहता है कि आपने ये मान लो इंसिजन है, यहाँ से निडल इंसर्ट की, और आपने यहाँ से इस पॉइंट से निडल बाहर निकाल ली, ये स्पेस 1 1 सेंटीमीटर का। उसके बाद आपको बिल्कुल ये इंसिजन है, उसके बाद आपको यहाँ से बिल्कुल स्किन के वर्मिलियन बॉर्डर से, यहाँ से आपको वापस से ये इधर से लगे, इधर से यही सेम नीडल यहाँ से इंसर्ट करनी है, और दूसरे एंड की वर्मिलियन बॉर्डर से निकालनी है। उसके निकलने के बाद इधर जो सूचर था, मतलब आपका जो सूचर है वो यहाँ से इंसर्ट करेगा स्किन में। ये आपकी मान लो ये स्किन है, तो आपका सूचर यहाँ से स्किन में इंटर करेगा, यहाँ से सूचर इंटर करके यहाँ से होते हुए इधर से बाहर निकलेगा। फिर अगेन वही सूचर, काटना नहीं है इसको, वही सूचर यहाँ से इसकी वर्मिलियन स्किन की वर्मिलियन बॉर्डर से इंटर करेगा अगेन, और अपोजिट एंड की वर्मिलियन बॉर्डर से बाहर निकल के, और ये सूचर आपको इस साइड में वापस मिल जाएगा। तो फिर इन दोनों की, इसकी और इसकी नोट हो जाती है, या इसको इस जगह पे आप, ये स्किन है तो आप इसको यहाँ पे टाई कर दो। उससे आपको सबक्यूटेनियस इसमें सब क्यों लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डीप तक जाता है, तो उसको भी स्कार बनने से रोक सकता है। ये था थोड़ी बेसिक सूचर के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग में बस उस पर एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगा के और ड्राई ड्रेसिंग करनी होती है। ड्रेसिंग करने के बाद बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि वेट ना हो, अगर वेट हो रहा है तो तुरंत रिमूव करे ड्रेसिंग को और चेंज करे ड्रेसिंग को। ये आपका सूचर का टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू।